नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम अपनी पिछली वीडियो की श्रृंखला में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अगली श्रृंखला का वीडियो देखते हैं। और साथ ही साथ इस बार वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए क्षमा। आइए देखते हैं। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला है, निम्न स्थितियों में कौन सा औसत उपयुक्त होगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्थिति है और उसमें किस प्रकार का औसत जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का, वो यहाँ पे उस पर फिट बैठेगा। आइए देखते हैं। पहला ये है तैयार वस्त्रों का औसत आकार। इस पे जो है ये बहुलक। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा। तो ये इसके लिए औसत जो होगा वो माध्यिका होगा। जब औसत से निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम हो तो उसके लिए होगा समांतर माध्य। जब चरों की मात्रा में अनुपात में हो तो माध्यिका। अगला प्रश्न है, ये तो पहले के 4 भाग थे। अगला प्रश्न है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। कौन सा है गुणात्मक के लिए? माध्यिका। अगला प्रश्न है, चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो वो कौन सा है? समांतर माध्य है। किस माध्य में बीजगणितीय विवेचन संभव है? समांतर माध्य में। कौन सा मान सीमांत मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा है वो? समांतर माध्य। श्रेणी का प्रत्येक पद की गणना में शामिल किया जाता है। किसमें? समांतर माध्य में। समांतर माध्य से निरपेक्ष विचलनों का योग जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, पदों के विचलनों के वर्गों का योग निकालने पर न्यूनतम होता है। कौन सा है ये माध्य है, समांतर माध्य। यदि श्रेणी में एक प्रेक्षण शून्य पाया जाता है तो उसका GM यानी जियोमेट्रिक मीन यानी ज्यामिति ये माध्य क्या होगा? शून्य होगा। सबसे अनिश्चित औसत कौन सा होता है? माध्यिका। ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? बहुलक की। ग्राफ द्वारा जो है वो बहुलक की गणना नहीं की जा सकती है। आरोही व अवरोही त्वरण जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु होगा कौन सा? माध्यिका का। अगला प्रश्न देखिए, N1 व N2 प्रेक्षण वाले दो समुच्चयों के योगात्मक माध्य M1 व M2 है। दोनों समुच्चयों को मिला देने पर उनका योगात्मक माध्य क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आया भी हुआ है। अगर हम N1 प्रेक्षण का माध्य की बात करें तो M1 है, ठीक है। यानी N1 प्रेक्षण की माध्य जो है वो M1 है। आइए हम फार्मूला जानते हैं माध्य का। माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग तथा बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ माध्य क्या है? M1 है और N1 प्रेक्षणों का योग हो गया और N1 ही कुल प्रेक्षणों की संख्या है। तो ये N1 को हम M1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो N1 प्रेक्षणों का योग बराबर M1 इंटू N1 हो जाता है। इसी प्रकार हम जो N2 दिया हुआ है, N2 का जो प्रेक्षणों का माध्य है वो M2 है। तो M2 के लिए हम इसी प्रकार लिख देते हैं N2 प्रेक्षणों का योग M2 इंटू N2। अब दोनों का योगात्मक माध्य क्या होगा? दोनों का योगात्मक माध्य तो N1 प्लस N2 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? N1 प्लस N2 प्रेक्षणों का योग बटे N1 प्लस N2 प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो N1 प्लस N2 का प्रेक्षणों का माध्य जो हो गया, अभी देखिए N1 प्रेक्षण का योग कितना था? M1 N1 प्लस M2 प्रेक्षणों का योग कितना था? M2 N2 अपॉन
कुल प्रेक्षणों की संख्या n1 प्लस n2। तो ये आपका माध्य हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न और भी है, बिल्कुल सेम है, 14 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n1 मानों की माध्यिका m1 हो तथा n2 मानों की माध्यिका m2 हो तो दोनों को मिलाने पर माध्यिका क्या होगी। तो इसको जब आप हल करेंगे तो m1 प्लस m2 आएगा। सेम इसी प्रकार है, वहाँ पे आपका ये माध्यिका का सूत्र लग रहा है, वहाँ समांतर माध्य का, यहाँ पे माध्यिका का। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या के 10%, 25%, 50% तथा 75% का माध्य जो है वो 24 है, तो वो संख्या क्या होगी। यानी देखिए माध्य दिया हुआ है, अब माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अब कुल मान लीजिए हम कोई संख्या मान लेते हैं x, तो यहाँ संख्याओं का माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो माध्य आपको दिया है 24 हो गया। अब माध्य संख्याओं का कुल योग कितना होगा, पहला हो जाएगा, देखिए कितना 10% दिया, 25% दिया, 50% दिया, 75%, तो इन्हीं का योग कर लेंगे। तो लेकिन ये किसका 10% है, जो हमने माना है संख्या x उसका है। तो x का 10% प्लस x का 25% प्लस x का 50% प्लस x का 75%, और कितनी संख्याएं हैं, कितना प्रतिशत है यहाँ पे, 4 हैं। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये देखिए अगले स्टेप में 24 को 4 से गुणा कर देंगे तो इधर चला आएगा। x का 10% यानी x मल्टीप्लाई 10/100 प्लस x का 25%, तो x इंटू 25/100, जहाँ परसेंट हटाएंगे वहाँ बाई में 100 लगा देंगे, प्लस x इंटू 50/100 प्लस x इंटू 75/100। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए पहला एक 0 से एक 0 हट जाएगा तो x/10 रह जाएगा। दूसरा अगर हम इसको 25 चौके 100 यानी कहते हैं 25 4 जा 100 होता है, तो x/4 हो गया। ये x इंटू 50/100 है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ये 25 से देखें तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा जो है 100, तो ये 3x/4 हो जाएगा। इन तीनों का 10 4 2 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, इधर 24 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 96, एलसीएम ले लिए तो ये 20 हो गया। तो ये ऊपर का हो गया 2x 5x प्लस 10x प्लस 15x। अब 20 को 96 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको ऐड कर लिए तो 32x हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 32 को 96 इंटू 20/32 कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसको आंसर आएगा हमारा 60। इस प्रकार ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसी संख्या का इतने प्रतिशत दे दिया है, उसका माध्य दे दिया है, तो हमें वो संख्या क्या होगी। तो उसका प्रतिशत का जो माध्य है, जो प्रतिशत की संख्या है वो हमने x मान लिया। उसके बाद सबको बिल्कुल माध्य के जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं, तो वो उस फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, यदि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 12 है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आया हुआ ही प्रश्न है। तो 5 संख्याओं का जो समांतर माध्य, हम देखिए पहले 5 संख्या के लिए लेते हैं, तो 5 संख्याओं का समांतर माध्य जो हो जाएगा बराबर 5 संख्याओं का योग बटे 5 संख्या हो जाएगी। अब तो ये 5 संख्याओं का समांतर माध्य जो है 16 था, और 5 संख्या का योग बटे 5, तो ये क्या हो गया, 5 संख्याओं का योग 16 को 5 के साइड ले गए तो 16 5 जा 80, ये आपका 80 हो गया 5 संख्याओं का योग। फिर अगला क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का माध्य 12 दिया है। इसी प्रकार आप 3 संख्याओं के लिए निकालेंगे तो जहाँ 5 है वहाँ 3 हो जाएगा, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 3 जा, क्योंकि इसका यहाँ समांतर माध्य 12 दिया हुआ है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जब हमने 5 तक संख्याओं का माध्य निकाल लिया, फिर अंतिम के 3 संख्याओं का माध्य निकाल लिया, तो इन्हीं के माध्य के योग जो है हम 2 संख्याओं का हो जाएगा जो इनका अंतर होगा। तो पहली 2 संख्याओं का योग जो होगा
वो 5 संख्याओं के योग में से अंतिम 3 संख्याओं के योग को घटा देंगे, तो यानी 80 - 36 बराबर 44। अब पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग बटे 2 हो जाएगा कुल संख्या, तो 44/2 यानी आंसर हो जाएगा आपका 22। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 36 और 48 है, तो माध्यिका होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही जब डिस्क्रिप्शन बताया, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी सॉल्व कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे फिर भी 2-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पिछले वाले वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सभी में मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जो भी मैक्सिमम रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे। ठीक है, अब देखिए आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 36 तथा 48 है, तो इसकी माध्य क्या हो गया, माध्यिका क्या होगी। अब माध्यिका का जो हम अगर हम फॉर्मूला देखें हम प्रश्न में देखें, बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है। अगर हम तीनों संबंध का फॉर्मूला देखें यानी माध्यिका, माध्य और बहुलक का, तो क्या होता है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बता चुका हूँ, माध्यिका बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, बहुलक की वैल्यू है 36, और क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है 48। तो हमने अपने उसमें फॉर्मूले में पुटअप किया, बहुलक की जगह 36 इक्वल 3 इंटू माध्यिका और 2 इंटू माध्य की जगह 48। तो क्या हो गया, हमने माध्यिका को x मान लिया है, तो 36 इक्वल 3x माइनस और 2 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 हो जाएगा। 3x को वन साइडेड ही रहने दिया है, 96 को 36 के साइड लेके गया, तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो यानी 132 हो गया। 3x इक्वल 132, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी x इक्वल 132/3। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है ये तीनों के संबंध का एक उपयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ, और इससे रिलेटेड मैंने हर प्रकार के प्रश्न आपको पिछले वीडियो जो विगत 2 वीडियो था उसमें बता दिया हूँ, और बहुत ही जल्दी आपको अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से नई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। बहुत ही जल्दी अब अपना नया चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स यानी अपकिरण की मापें जो हैं, वो बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।